जब कभी भी चमन को जरूरत पड़ी सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी, फिर भी इस पे कहते हैं अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मुझे तकरीर किसी और बारे में कहनी थी, बजट गवर्नर स्पीच पे करनी थी, लेकिन मेरे साथी मेरे दोस्त ने जो तकरीर की उससे आपको तहरीक मिली? तहरीक नहीं मिली, बोलने की। ये लगा तहरीक बोलने कि इस हाउस को मिसलीड किया जा रहा है, ये गैलरीज को बताया जा रहा है कि हम कितने ईमानदार हैं। सर, इस रियासत की बदकिस्मती 1947 में शुरू हुई। शेख साहब का एक विजन था कि, और महाराजा सोचते थे कि इस रियासत को क्या एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाए, पाकिस्तान के साथ मिलाए, हिंदुस्तान के साथ मिलाए। लेकिन हमारे आकाओं ने, जिन्होंने हमेशा यहाँ पर कश्मीरी को चैन से जीने नहीं दे दिया, उन्होंने यहाँ रेड की। जब रेड की, महाराजा बाके आ गए, उन्होंने हिंदुस्तान में आके उस वक़्त के वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट किया कि आप फौजें भेजिए, क्योंकि मेरी रियासत जो है, मेरा मुल्क था उन दिनों, खतरे में है। तो यार बता रहे हैं, बता दिया, उन्होंने भेजा, आपने भेजा था। तो तब से इस रियासत की बदकिस्मती शुरू हुई। उसके बाद 3 चीजें जो है उस पर एकॉर्ड किया गया कि ये रियासत जो है ये हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगी, लेकिन 3 चीजें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेंगी, बाकी हमारे पास रहेंगी। अब उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वो तो लंबी एक फिर तारीख मुझे पूरी पेश करनी पड़ेगी। शेख साहब यहाँ के वजीर आजम हुए, जैसे इन्होंने बताया 75 में कौन आ गया, फिर किसने कुर्सी पे बैठा, ऐसे ही लोग थे उन दिनों में जो दिल्ली के एजेंट बने, और एजेंट बनने के बाद शेख साहब को जेल में डलवा दिया। 24 साल शेख साहब जेल में रहे। उन्होंने एक तारीख चलाई, और तारीख चलाने के बाद आज हम क्या चाह रहे हैं, ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारा कि आपको रियासत मिलेगी नहीं मिलेगी। यही कसम पुरसी उस वक्त भी करा दी। कुछ लोग जो एजेंट हमेशा रहे दिल्ली के, उन्होंने एजेंटी की 12-13 साल हुकूमत की, इस रियासत को तहस नहस कर दिया। 75 में शेख साहब फिर वजीर आला बने इस रियासत के। वो तो हुआ जो पीछे हुआ, तो वजीर आला बने, क्योंकि ऑलरेडी जो चीजें उन्होंने छीनी थी वो वापस मिलने वाली नहीं थी। लोगों को इतना जैसे आज कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑनरेबल स्पीकर साहब, जब शेख साहब ने यहाँ, दिल्ली वालों ने फिर शुरू किया यहाँ अपने एजेंटों के जरिए इस रियासत के लोगों को कमजोर करना। वो शेख साहब को कमजोर करना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे ये रियासत कमजोर हो जाए, रियासत के लोग कमजोर हो जाए। और उसके बाद 75 के बाद क्या किया, मैंने कहा ना, मुझे ये तकरीर नहीं करनी थी, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने मेरी तार को छेड़ा। और उसके बाद इन्होंने क्या किया काम, सर, कुछ एजेंटों के जरिए फिर इस रियासत को कमजोर करने की कोशिश की। और उसके बाद 75 के बाद शेख साहब चले गए इस दुनिया से, और फारूक साहब के खिलाफ कई पार्टियां वजूद में लाई यहाँ, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है, जो दिल्ली से बन के आई ताकि यहाँ के लोगों को कमजोर किया जाए, और यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा अपने उसके नीचे रखा जाए। जब वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस कमजोर करने में नाकाम रही, एवन कहीं पार्टियों को यहां खड़ा किया गया, लेकिन जब वो कमजोर करने में नाकाम रहे तो घर से एक आदमी को निकाला और उसको वजीर आला बना दिया। उन्हीं दिनों में जो ये 87 की बात कर रहे हैं ना, पार के आका भी हमसे खुश नहीं थे। वो इसलिए खुश नहीं थे कि वो हमने उस वक्त 2 नेशन थ्योरी को दुत्कारा। हमने कहा नहीं, हम अगर माहूस हैं
तो हिंदुस्तान में महफूज हैं, हम अगर महफूज हैं तो हिंदुस्तान के आईन के अंदर महफूज हैं। वो बात उनको बुरी लगी, वो बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने क्या किया काम, यहां मिलिटेंसी स्टार्ट की। और मिलिटेंसी साथ देने वाले यही लोग हैं जो उस वक्त नारा लगा देते कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, जिन्होंने मिलिटेंसी को पाला पोसा और उसके बाद इस रियासत को तहस नहस कर दिया। लेकिन जब नाकाम हुए वो, तो उस वक्त भी हम खड़े हुए, हमने हिंदुस्तान का झंडा थामा। 96 में कोई नहीं आ रहा था सामने, इन्होंने मरवाया। हमने कहा नहीं, इस कश्मीरी को एक और सांस देने की जरूरत है और खड़ा करने की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला साहब उस आग में कूदे और फिर हिंदुस्तान का झंडा थाम के, झंडा उठा के उन लोगों को आसाइश देने की कोशिश की। और उसके बाद हिस्ट्री निकालिए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से कितने लोग मरे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कितने लोग मरे, पीडीपी के कितने लोग मरे मिलिटेंसी में। आप आज निकालिए रिकॉर्ड, देख लीजिए, सैकड़ों लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के शहीद हुए। और इन्होंने मिलिटेंसी चलाई, ये मारने वालों में से थे, सही है, और हम बचाने वालों में से थे। ऑनरेबल स्पीकर, मैं ये तकरीर नहीं करना चाहता था। उसके बाद क्या हुआ ऑनरेबल स्पीकर, जब 96 आ गया, ये पार्टियां कश्मीर में ही क्यों बनती है, ये पार्टियां जम्मू में क्यों नहीं बनती है। यहां एक पैंथर्स पार्टी थी, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। कांग्रेस वाले बेचारे अब इलेक्शन लड़ना भी नहीं चाहते। कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी भी कश्मीर में, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी कश्मीर में, पैंथर्स पार्टी भी कश्मीर में, शिवसेना भी कश्मीर में, अब बीजेपी भी आजकल ढोल बजा रही है वहां आके। ऑनरेबल स्पीकर, दिल दुखता है, हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। और मुझे पता है, मेरा कायद उमर अब्दुल्ला सियासत नहीं करते, पॉलिटिक्स उन्होंने कभी नहीं की। मुझे 30 साल इस आदमी के साथ हुए, हमेशा दिल की बात की, लोगों की बात की। कभी रोते हैं जब दुख होता है उसको कि मेरे लोग तरस रहे हैं पानी के लिए, बिजली के लिए, मेरे लोग रोड के लिए तरस रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं। 1979 से 96 तक क्या किया था तुमने वहां? कोई सड़क नहीं रखी थी, कोई स्कूल जो नहीं जला था, कोई और ये दिल्ली में जाके कहते थे जितना पैसा आया वो फारूक अब्दुल्ला ने अपने जेब में डाला। जलाया इन्होंने, बनाया हमने। इन्होंने खत्म किया वहां के एजुकेशन को, वहां के हर चीज को। और ये बीजेपी वाले, ये पीडीपी वाला कल कह रहा था यहां, कौन रोता था मिलिटेंटों के जनाजों में जाके? कौन शह दे रहा था उनको, बंदूक उठाओ आजादी लाएंगे? कौन कह रहा था? कौन रो रहा था? रो रो के। और उसके बाद क्या हुआ ऑनरेबल स्पीकर, जब ये तमाम तरीकों से कश्मीरी को कमजोर करने में नाकाम रहे, तो फिर क्या किया, एक पीडीपी बनाई। मुफ्ती साहब को पैसा दे दिया, कहा पार्टी बनाओ। पार्टी बनाई, अल्लाह उसकी मगफरत करे। और जाके जनाजों में जहां मिलिटेंट मरता था वहां रोते थे। यहां से हिंदुस्तान के उन आकाओं के साथ हाथ मिला हुआ था और ये उनको बता रहे थे, आओ हम कश्मीरी को कैसे नंगा करें, हम दिखाएंगे। बनाया पहले 15, एक नारा लगा, ये लिए मुफ्ती सब 43 साथी, कश्मीरी में ये भी बाई सुनने चाहिए। जब मुफ्ती साहब आएगा तो सख्ती खत्म हो जाएगी। उन्होंने झंडा दिखाया, हिंदुस्तान पाकिस्तान को मिला रहे हैं, आजाद कश्मीर के साथ ट्रेड कर रहे हैं, सोकाल आजाद कश्मीर के साथ। और सबज झंडा लेके निकले, लोगों को वर्गिलाया, 15 से 25 आ गई। लोगों ने भरोसा किया, लोगों ने कहा 21 आए। अच्छा चले जो भी आए कोई बात है। एलटी एड्रेस से जो आपने बोला उसका जवाब दे रहे हैं। 15 से 21 आ गए और हम 28 आ गए। अरे भाई बात सुनो, क्या है, बोलेगा सीएम साहब बोलेगा। आपने कल जो बात कही ना, आपको जवाब दे रहा हूं। 21 आ गए, जब 21 आ गए, 28 वाला वजीर आला बनना चाहिए कि 21 वाला बनना चाहिए, जरा आप फैसला करें।
28 वाले को नहीं बनाया दिल्ली वालों ने, 21 वाले को बनाया। और बनाने के बाद क्या किया? 21 वाले को बनाया, 3 साल चला। खुदा खैर करे आजाद साहब को, अगर वो चलाता नहीं तो वो उस वक्त भी उसको विड्रा किया, क्योंकि इख्तिदार के इतने भूखे थे। हम इख्तिदार के भूखे नहीं है, हमने सीखा है, हम एक तारीख चला के आए हैं यहाँ, हम एक आइडियोलॉजी को लेके आए हैं। ये हमारी आइडियोलॉजी है क्या कि जम्मू कश्मीर को एक रखा जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों की मुसीबत को दूर किया जाए। इनकी आइडियोलॉजी क्या है? अभी कह रहा था ना बीजेपी वाला, हमने ये कौन मेरा साथी था कह रहा था जसरोटिया साहब, हम एक आइडियोलॉजी को लेके चले। क्या आइडियोलॉजी लाई थी? जम्मू कश्मीर के लोगों को बेइज्जत करना, यही आइडियोलॉजी थी तुम्हारी? क्या यही आइडियोलॉजी थी तुम्हारी? इस रियासत को तहस-नहस करे, क्या यही आइडियोलॉजी थी तुम्हारी? यहाँ की जमीनें बाहर जाए, क्या यही आइडियोलॉजी थी तुम्हारी? यहाँ का रेत, यहाँ की बाजरी, यहाँ का सीमेंट जो यहाँ बनता था, यहाँ का बच्चा कमाता था, उसको बाहर बेचे? अगर यही आइडियोलॉजी है तो मुबारक हो आपको, और इसी आइडियोलॉजी पे रहिए। कल जब तुम्हारा बेटा उठाएगा और पूछेगा, बाप तू उस रियासत में हमने चुन के भेजा था तुमने अपने हुकूक को महफूज करने के लिए, और तुम उसको महफूज नहीं करके दिल्ली के आकाओं को खुश करने के लिए इस रियासत को, मेरे इसके मुकद्दर को तुमने भेज दिया, तुम क्या जवाब दोगे? मैं इनकी बात कर रहा हूं, 21 आगे 28 को नहीं बनाया। और फिर क्या बताया लोगों के पास? कहा उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला इलेक्शन हार गए, इसलिए वो नहीं चाहते थे किसी और को वजीर आला, ऐसे नहीं। मुझे याद है सर, उसके बाद जब इन्होंने नारा लगाया वहां, ये पीडीपी वाला भाग गया। नारा क्या लगाया? कहा अगर आज हमको वोट दे दोगे हम बीजेपी को आने नहीं देंगे, हम बीजेपी को आने नहीं देंगे, अगर बीजेपी यहां आ गई तो तुम्हारा मुकद्दर, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर क्या किया सर? जब इलेक्शन जीता, मुझे याद है मैं इलेक्शन जीत के आया था, जब मैं अब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास पहुंचा, उमर साहब के पास, तो उसने कहा मुबारक है नजीर तू जीता। मैंने कहा सर जीता, ये सच कह रहा हूं इस ऐवान में बैठ के, और वो भी सुन रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये सोचना चाहिए नजीर गुरीजी हमेशा झूठ बोलता है। मैं चाय का सिप ले रहा था, चाय दे दिया, तो मैंने कहा सर क्या सोचा आपने? कहा किस बारे में? मैंने कहा ये हुकूमत बना रही है बारे में। उसने कहा नजीर हम इनके साथ नहीं जा सकते क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिलती है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से। मैंने कहा फिर क्या करें? ये फिर क्या करें? तो कहा व्हाई नॉट पीडीपी। कौन कह रहा है? जिसको ये इल्जाम लगा रहे हैं, जिसको ये बोल रहे हैं कि सियासत का खात्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस किया। मैं हैरान हुआ सर, मैंने उमर साहब से कहा, मैंने कहा आप बोल रहे हो कि पीडीपी के साथ हमें हाथ मिलाना चाहिए। कहा नजीर मुझे पता है मुफ्ती साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करेगा, लेकिन हमारा खत्म होना मुझे मंजूर है इनसे हाथ मिलाने को। और बाद में क्या किया? हाथ मिलाया, और हाथ मिला के रियासत का खात्मा करवाया, यहाँ के नौजवानों को जेलों में भिजवा दिया। आज चल रहे हैं, आज फिर दौड़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं हमने जीता बड़गाम। अरे बात सुनिए, बड़गाम जीता इन्होंने, उसमें शक नहीं है, लेकिन हमने कभी अपना फैसला हार जीत से पे नहीं छोड़ा है। हमने हमेशा सोचा है हम जीते या हारे, हम लोगों की बात करेंगे, हम जम्मू कश्मीर को वो इज्जत वो वकार वापस ला के रखेंगे। और ये मेरे बीजेपी वाले साथी, कुछ लोग मेरे पुराने साथी हैं और मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं। मुझे ये बताइए भैया, मैं वाहिद एक कौम देख रहा हूं दुनिया में, हम विचित्र प्राणी हैं, हम अपनी बर्बादी पे भी ढोल बजा रहे हैं। बजाओ, क्यों बजा रहे हो ढोल यार? रियासत हमको आएगी तो तुमको भी आएगी। अगर आप कह रहे हो नहीं कश्मीर को अलग रियासत देना, दे दो, मगर रियासत तो दे दो ना। हम कहां कह रहे हैं मत दे दो। अगर आपको जम्मू को अलग रियासत चाहिए ले लो, कश्मीर को अलग छोड़ो, ये मेरी पार्टी का मंशूर नहीं, मेरा मंशूर है, लेकिन रियासत तो लाओ ना, जिससे हम लोगों के काम कर सके, जिससे हम लोगों को कुछ दे सके। कल आप कह रहे थे एक अपोजिशन का लीडर पीर पंचाल खिता कहां है, कौन है, कैसा है? अरे मेरे भाई, तुम क्या रियासत मांग रहे हो? तुम पीर पंचाल को ऑन करने के लिए तैयार नहीं हो, तुम चिनाब वैली को ऑन करने के लिए तैयार नहीं हो,
तुम समझते हो खाली जम्मू डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट और कठुआ डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट जम्मू है। जम्मू 3 डिस्ट्रिक्ट नहीं, जम्मू लखनपुर से लेके ये क्या कहते हैं चिनाब वैली और ये भी है। इसलिए आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती है ना, इनके मुंह से लगती है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर ने जो यहाँ बोला ना, उसके मुंह से लगती है। आप भी तो हाथ मिला के उन दिनों कह रहे थे बड़ा भाई है मेरा मोदी, नहीं कहा आपने नहीं बोला यहाँ मोदी मेरा बड़ा भाई है, नहीं आपने कहा मोदी मेरा बड़ा भाई है। शाल पहनाना अलग है, भाई बनाना बहुत बड़ी बात होती है। भाई उसी को कह सकते हैं जो भाई के साथ खड़ा रहता है। जब आप इक़्तिदार में आ गए तो भाई हो गया। हमने शाल डाला, एज वजीर आला नहीं डाला, एज उमर अब्दुल्ला शाल नहीं डाला, एज वजीर आला डाला। वो वजीर आजम है, मोदी वजीर आजम है। आज अगर हम स्टेट की भी मांग करते तो वजीर आजम से करते, मोदी से नहीं करते। कल कोई दूसरा होगा उसको भी डालेंगे। तो मेरी गुजारिश है सर, ये जो ड्रामा करते हैं, ये जो बातें करते हैं, ये जो बोलते हैं, ये बाहर एक है अंदर एक है। इनका काम है सिर्फ इक़्तिदार में कैसे पहुंचे। और इन्होंने पीडीपी वालों ने दिखाया है 75 से इन्होंने साजिशों में शामिल रहे। ये हमेशा कब तुम्हारा लीडर शामिल नहीं था साजिशों में? 75 हुआ वो शामिल था, 84 हुआ वो शामिल था, 87 हुआ वो शामिल था, 2002 हुआ वो शामिल था। हमेशा आपका लीडर शामिल था इस रियासत को कमजोर करने के लिए, इस रियासत का तहस-नहस करने के लिए। मेरी गुजारिश होगी, कांग्रेस था ना वहाँ, गवर्नर रूल में इलेक्शन हो गए, कांग्रेस था वहाँ। अगर 87 हुआ तो उनकी देन है, 87 हुआ तो उनकी देन है। बात सुनिए, अपने बच्चों के लिए यही लोग थे जो मिलिटेंटों को आजाद कर रहे थे, जहाजों में भेज रहे थे। आज वफादार मुल्क के हमने हमेशा कहा हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन इज्जत से जिएंगे, वकार से जिएंगे। हमें अपना स्पेशल स्टेटस वापस करो, हमारी रियासत को वापस करो। और दूसरी बात कहूंगा इस ऐवान से, जो हमारे बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आप उनको मारते जाएंगे, उनको पीटते जाएंगे, तो एक दिन आएगा वो कहेंगे हम किस मुल्क में रह रहे हैं, क्या इस हम मुल्क का हिस्सा है? एक साइड से आप कह रहे हो आपके बच्चे बाहर आए पढ़े, देखें हिंदुस्तान कहाँ पहुंचा, दूसरी तरफ से आप मारते हो, आप उनको लताड़ते हो, आप उनको ये करते हो। इसलिए मेरी गुजारिश होगी सर, इनको जेब नहीं देता है जिन्होंने इसकी तबाही की है। यही 2-3 पार्टियां उसके जो है जिम्मेदार है। मैं बहुत बोलना था सर, लेकिन औरों को भी बोलना है। मैं आपका बहुत शुक्रिया।